हेलो एवरीवन। इकोनॉमी की सीरीज में आज हम जीएसटी काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जीएसटी बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि दो स्लैब्स आने की उम्मीद है, 5% और 18%, जिसमें से 12% और 28% को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये उम्मीद लगातार बनी हुई है। तो हम जीएसटी काउंसिल को डिस्कस करेंगे, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे मेंबर बोर्ड देते हैं, कैसे जीएसटी काउंसिल जो लॉ बनाती है वो कैसे रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट होती है स्टेट पर, जीएसटी काउंसिल कब स्टार्ट हुई, ठीक है, वोटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, जीएसटी का फंक्शन क्या होता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ जीएसटी काउंसिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जीएसटी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको इन्फोर्स किया गया या फिर इससे रिलेटेड बिल लाया गया 122वां बिल, जो पार्लियामेंट में बोथ द हाउस पास किया गया स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी हमने पॉलिटी की सीरीज में डिस्कस की है। वैसे स्पेशल मेजॉरिटी आपको मैं बता दूं दो टाइप की होती है। एक होती है, मान लीजिए 500 मेंबर हैं पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होगी, टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने प्रेजेंट है, मतलब 400 प्रेजेंट है और 100 की छुट्टी है, और बाकी मतलब 400 प्रेजेंट है, 50 की छुट्टी है, 50 वैकेंट है। तो छुट्टी और वैकेंट सीट से कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गई। दूसरी स्पेशल मेजॉरिटी होती है कि आपकी स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, टोटल मेजॉरिटी चाहिए, पहले एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए 250 प्लस 1, चाहे आप वैकेंट सीट हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं। फिर दूसरी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने प्रेजेंट हैं उसका टू थर्ड। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज चाहिए कि स्टेट्स को सिंपल मेजॉरिटी से बिल अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में पास कराना पड़े। तो इस तरह की मेजॉरिटी को स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है, जिसमें स्टेट्स को अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल को पास कराना पड़ेगा, तो ये जो मेजॉरिटी होती है, ये फाइनेंशियल के केसेस में आती है और अदर केसेस में आती है, ठीक है। तो हम क्या है, यहाँ पर जाना कि किस तरह से स्पेशल मेजॉरिटी से जीएसटी बिल को पास कराया गया, और फाइनली 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की सहायता से। बिल इतना था, बिल से आपको याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है जैसे 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था। ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए क्योंकि रिसेंट 5 ईयर से 10 ईयर से ये चर्चा में है, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, 50, हाँ, यहाँ पर एक चीज़ बताना मैं भूल गया, जो स्टेट्स की मेजॉरिटी चाहिए होती है सिंपल से, इसमें 50% स्टेट चाहिए होते हैं। तो हमारे यहाँ 28 स्टेट हैं, तो 50 स्टेट ने मेजॉरिटी दे दी और ओवरऑल ये जो बिल था, एक्ट बदल गया। और जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड एक जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 279 ए करके, ठीक है। 279 ए के तहत जीएसटी काउंसिल बनाई गई, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो है हेड बने। हमारे इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, वो हेड बनी, और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर सीएम के द्वारा अपॉइंट किए गए जीएसटी काउंसिल में। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था। जीएसटी काउंसिल क्या है, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इससे क्या होगा, हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है जो अपनी वीडियो को प्रमोट कर पाएँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इससे क्या होगा, उसकी एल्गोरिथम में आ जाएँगे हम, और तेज़ी से हमारी वीडियो, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो लोग इसे देख सकते हैं फ्री में। तो अगली चीज आती है मेंबर। मैंने आपको बताया जीएसटी काउंसिल की
जो हेड करता है, उसे फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, जो चेयरपर्सन बनते हैं। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, ये देखो स्टेट लेवल पर एक पोस्ट होती है। एक होती है देखो कैबिनेट मिनिस्टर, एक होती है डिप्टी मिनिस्टर और एक होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट को क्या होता है, ये क्या करते हैं, अक्सर जो है कैबिनेट मिनिस्टर के साथ दिखेंगे या फिर इन्हें किसी मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस फ्रॉम द सेंटर वो मेंबर होते हैं। और चीफ मिनिस्टर क्या है? नॉमिनेट करते हैं हर स्टेट के मिनिस्टर्स को जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। अदर इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। अदर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बात की गई है? देखो काउंसिल जो है वो एक्ट आर्टिकल 279 के तहत बनाई गई। ये क्या करता है, काउंसिल की मीटिंग होती है और यूनियन और स्टेट के साथ मिलकर जीएसटी से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड कुछ जो सब्जेक्ट हैं उनको डिसाइड करता है कि कौन 5% की स्लैब में आना चाहिए, कौन 18% की स्लैब में आना चाहिए। जैसे मान लो आपके घर में दूध आ रहा है, तो वो कितने कौन-सी स्लैब में आना चाहिए, आटा आ रहा है, वो कौन-सी स्लैब में आना चाहिए। जो बेसिक गुड्स हैं, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, एफएमसीजी, वो मेनली क्या होता है, 0% टैक्स उन पर लगता है, ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है? देखो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 में। ये बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म था। ये वन नेशन वन टैक्स की तरफ बढ़ा। ये बिल्कुल डायलॉग फेल हो गया, वन नेशन वन टैक्स। ये बिल्कुल भी फेलियर डायलॉग है, ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। भाई 0% टैक्स है, 5% टैक्स है, 12% टैक्स है, 18% टैक्स है, लग्ज़री वो गुड्स पे 28% टैक्स है और पेट्रोलियम और अदर प्रोडक्ट जो हैं, उन पे तो टैक्स ही नहीं है। तो ये बताओ क्या क्या वन नेशन वन टैक्स का ये फ़ॉर्मूला प्रधानमंत्री जी का सक्सेसफुल हुआ? नहीं, बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये स्लोगन कंप्लीटली फेल हो गया, ठीक है? मगर ये एक रिफॉर्म था। ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किए गए, क्योंकि आप स्टेट में रह रहे हैं, मान लीजिए आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो नागपुर से आप मुंबई जा रहे हैं तब भी आपके बहुत सारे टैक्स लग रहे हैं। अगर नागपुर से यूपी जा रहे हैं, मान लीजिए कानपुर जा रहे हैं, तो कानपुर को टैक्स लग रहे हैं, स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह के ऑक्ट्राई टैक्स, एक्साइज़ ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, इन लग्ज़री टैक्स को सब जगह को एक जगह सबस्यूम कर दिया गया। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अदर वोटिंग मैकेनिज़्म क्या होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। वोटिंग मैकेनिज़्म क्या होता है? यूनियन गवर्नमेंट जब काउंसिल की मीटिंग होती है, तो 100 में से 33% वोट जो है यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है, बाकी स्टेट कलेक्टिवली 2/3, मतलब एप्रॉक्स 65% वोटिंग जो पावर है, वो स्टेट के पास है। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म का बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें स्टेट्स को इतनी वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। ठीक है? फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल क्या होता है? ये रिकमेंड करती है टैक्स रेट रेट को, एग्जेम्प्ट करती है कुछ चीज़ों को और कहीं पर बताती है जीएसटी कितनी होना चाहिए। डिसाइड करती है कि जीएसटी बिटवीन सेंटर और स्टेट क्या लगेगा। देखो, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। तो क्या होता है आईजीएसटी, क्या होता है? मान लीजिए पार्ले जी बिस्किट महाराष्ट्र से चलकर दिल्ली में जा रहा है या उत्तराखंड के हल्द्वानी में जा रहा है। तो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है ये। तो जब ये पार्ले जी मूव करेगा तो इंटर स्टेट जीएसटी लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो इंटर स्टेट जीएसटी लगेगा, एक बात याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन वेस्ट टैक्स है। डेस्टिनेशन वेस्ट टैक्स का क्या मतलब है? मान लो पार्ले जी बिस्किट महाराष्ट्र में बन रहा है, तो ओरिजिन कहाँ है? महाराष्ट्र, तो यहाँ नहीं लगेगा टैक्स। टैक्स कहाँ लगेगा? जब वो दिल्ली पहुंच जाएगा। ओरिजिन, सॉरी, डेस्टिनेशन कहाँ, डेस्टिनेशन है इसका दिल्ली में। तो इस तरह से जो इंटर स्टेट जीएसटी लगता है, उसको हम आईजीएसटी बोलते हैं और इसको कलेक्ट सेंटर करता है और स्टेट के बीच में ये डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसे ही एसजीएसटी लगता है जो स्टेट्स को दिया जाता है, ऐसे ही सीजीएसटी लगता है जो सेंटर को दिया जाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये यूनिफ़ॉर्मिटी और हार्मनी को
प्रेज़ेंट करता है और प्रमोट करता है, ठीक है? आगे क्या बताया गया? ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो क्या हुआ, जब जीएसटी काउंसिल की एक बार मीटिंग हुई, तो उसमें कहा गया जो 279 ए आर्टिकल है जिससे जीएसटी काउंसिल बनी है, इसके जो डिसीज़न है ये बाइंडिंग होंगे। तो इस दिशा में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस गया। भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला क्या भाई क्या जो स्टेट की इनडायरेक्ट टैक्स या फाइनेंशियल पावर है, उनको कंट्रोल कर दिया जाए या फिर उनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो मोहित मिनरल प्राइवेट लिमिटेड केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीएसटी काउंसिल जो रिकमेंडेशन देता है, वो बाइंडिंग नहीं होती हैं, वो केवल रिकमेंडेटरी होती हैं। इसमें क्या है, स्टेट के पास पार्लियामेंट स्टेट के पास पावर है आर्टिकल 246 ए के अंदर कि वो अपने स्टेट से रिलेटेड जीएसटी से रिलेटेड लॉ बना सकती है। ठीक है, ऐसे ही पार्लियामेंट के पास पावर है, वो सेंटर जीएसटी से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 246 ए है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की दिशा में। क्यों आज ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे ही पता लगता है स्टेट के पास कितनी पावर है। और मोहित मिनरल प्राइवेट लिमिटेड केस बताया गया कि किस तरह से चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चली कि जो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, डायलॉग और कॉन्सेंसस की एक चीज़ है, इसमें स्टेट की आप फेडरल पावर नहीं छीन सकते, इसमें कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ मैंने आपको बता दी। कॉन्क्लूज़न में यही पता चलता है कि मोहित मिनरल प्राइवेट लिमिटेड केस में कि जो काउंसिल ने डिसीज़न लिया जीएसटी काउंसिल ने, वो बाइंडिंग नहीं है, वो रिकमेंडेटरी है। स्टेट चाहें तो अपना जीएसटी से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो हमने क्या-क्या डिस्कस किया? हमने जीएसटी काउंसिल के बारे में जाना, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जाना, हमने जाना कि स्पेशल मेजॉरिटी किस-किस तरह की होती है, जीएसटी काउंसिल कैसे वर्क करती है, उसका चेयरमैनशिप कौन होता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और सीएम कैसे मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। जीएसटी काउंसिल के लिए आर्टिकल 279 ए के बारे में जाना और मोहित मिनरल प्राइवेट लिमिटेड केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमने जाना और आर्टिकल 246 ए टू 246 के बारे में जाना। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखो आप अगर कमेंट करेंगे, कोई क्वेश्चन मार्क भी पूछेंगे, कुछ पूछेंगे या आपको कोई चीज़ बुरी लगी तो आप मुझे उस पे बुराई करेंगे तो उससे क्या होगा, मेरी पर्सनैलिटी तो डेवलपमेंट होगा ही होगा। उससे क्या होगा, मेरी वीडियो जो है यूट्यूब की एल्गोरिथम में आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, जिससे गरीब सेक्शन को हेल्प मिलेगा और मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ नहीं है, जो मैं अपनी वीडियो को प्रमोट कर सकूँ। तो रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।